नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को आज एक सूचना देना चाहूँगा कि आप लोगों के हित में आप लोगों को एक बेहतर वीडियो देने के लिए मैं पहले भी आप लोग से प्रॉमिस किया था, और उसी कड़ी में हालांकि बीच में कुछ गैप्स हुए हैं, मेरी कुछ व्यक्तिगत परेशानी और कुछ व्यस्तता बस जो है मैं बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन इस क्रम में एक नई इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, और वह आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एक पेन टैब है, जो मैं नया पेन टैब खरीदा हूं आप लोगों के एक अच्छे वीडियो कंटेंट डेवलप करने के लिए। उसी कड़ी में आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे मूल अधिकार की। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं यह पहली बार यूज कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत परेशानी जो है हो सकती है, इसको आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। चलिए बिना समय गवाए आइए हम लोग चलते हैं, मूल अधिकार पढ़ने का प्रयास करते हैं। मूल अधिकार जो है वह आप बताएंगे हमें कि किस अनुच्छेद में है और कहां से कहां तक इसका है वर्णन। तो हम लोग जानते हैं कि पार्ट 3 में यह वर्णित है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक, कितना 12 से 35 तक, यह ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो है पढ़ते तो हैं 14 से 32 तक ही, लेकिन यह जब परीक्षा में प्रश्न आएगा कभी कि 12 से 35 तक, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखेंगे कि कितना से वर्णित है, 12 से 35 में, और भाग 3 में यह जो है वर्णित है। और यह कहाँ से लिया गया है मित्रों, तो यह जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, यह बहुत छोटे बच्चों को भी यह जानकारी होती है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें भी कन्फ्यूजन लोगों को, बड़े लोगों को भी होने लगता है। आइए हम लोग ये जानें कि मूल अधिकार कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो मूल अधिकार है वह है क्षमता का अधिकार, और इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में 6 टाइप्स का जो है हमें मूल अधिकार प्राप्त है। और पहले जो है यह 7 प्रकार का हुआ करता था। कितने प्रकार का हुआ था? 7 प्रकार का हुआ करता था। यानी कि आज जो है वह एक मूल अधिकार हम लोग से वापस ले लिया गया है, उसको एक लीगल राइट्स के रूप में उसको दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। चलिए समता का अधिकार की हम लोग बात करते हैं। समता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। कितने में वर्णित है? 14 से 18 में वर्णित है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद कितना से? अनुच्छेद 19 से 22 में क्या वर्णित है? तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद हम लोग तीसरे मूल अधिकार की तरफ चलें तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह जो है 23 और 24, कितना में? 23 और 24 में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, इसको देखिए, याद करने का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि यह मेरा व्यक्तिगत निमोनिक बनाया हुआ है, इसको आप और बेहतर तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मैं इसको कैसे याद रखता हूँ वो मैं आप लोग से शेयर करूँगा। देखिए, अब चौथा जो मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में वर्णित है। कितना में? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। ठीक है, यह आपका चौथा अधिकार है। देखिए, इसको इसी प्रकार क्रम में याद रखेंगे तो आपको जो है अनुच्छेद याद रखना भी आसानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो 5वां मूल अधिकार है वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और यह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। कितना? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वह अनुच्छेद कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब कंटिन्यूअस जो है अनुच्छेद है, लेकिन यहाँ पर 30 के बाद 32 चला आया है, यानी कि अनुच्छेद 31 जो है वह गैप है। और मेरे दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि यही जो है वह संपत्ति का अधिकार पहले इसमें मौजूद था। क्या था? संपत्ति का अधिकार इसमें पहले था, जो अब है अनुच्छेद 300 के क में। कहाँ है? अनुच्छेद 300 के क में, याद रखेंगे। और जहाँ तक बात है इसको
याद करने की, तो मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ। यह मैं जैसे याद रखा हूँ वो आप उस प्रकार याद रख सकते हैं। मैं इसको याद रखा हूँ सस्व शोध, सस्व शोध संसम। हालांकि यह मीनिंगलेस शब्द है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मैं बड़ा पहले कंफ्यूज हो जाया करता था कि पहले कौन है, और कोई ना कोई एक दो जो है मैं ज़रूर भूल जाया करता था। इसको याद करने का मैं जो तरीका निकाला हूँ वह सस्व सोज संसम। मैं हमेशा मेरे मुंह पर ही एकदम रहता है, और किसी भी आप घुमा के पूछ लीजिए मैं बता दूंगा कि हाँ ये पहले है। यहाँ स से समता, स्व से स्वतंत्रता, सो से शोषण के विरुद्ध, ध से धार्मिक स्वतंत्रता, सन से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और सन से फिर आपको संवैधानिक, सम से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैं खुद अपने याद करने के लिए इस तरह का मैं तरीका अपनाया था। आप इससे बेहतर तरीका भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सारे जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनके विस्तार से जो है थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। समता का अधिकार, समता के अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या की गई है। पहली जो अनुच्छेद है वह कहता है, अनुच्छेद 14, कि समाज के जितने भी लोग हैं वह विधि के समक्ष जो है वह समान होंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का लॉ के समक्ष वह विभेद जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है, 15 देखिए याद रखिएगा, 15 को अगर आप याद रखना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 5 तरह के जो है विभेद का आधार जो है उस पर मनाही है, यानी कि 15, 5 तिहाई 15, 5 और 15 का कॉम्बिनेशन आप इसको याद रखेंगे कि 15 में जो है वह 5 आधार पे विभेद का निषेध है। और वह आधार जो है कौन कौन सा है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान। देखिए ये प्रश्न जो है अगर टिपिकल प्रश्न अगर बनाएगा जो है एग्जामिनर तो यहाँ पर वह बना सकता है, या मैं अगर यहाँ पर बनाना चाहूँगा क्वेश्चंस अगर, तो यह मैं यहाँ पर एक जो है दूसरे चीज़ को पुटअप कर करके यह बना सकता हूँ कि अनुच्छेद 15 में किन आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है वह नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ और जो है चीज़ें पुटअप की जा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इससे। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 जो है कहता है कि लोक नियोजन। लोक नियोजन कहने का मतलब क्या होता है? यानी कि जो सरकार के द्वारा जो बहाली की जाएगी, ठेठ भाषा में अगर आप समझें तो लोक नियोजन कहने का मतलब जो होता है वह सरकारी अपॉइंटमेंट जो होता है उसके अंतर्गत अवसर की समता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है अपॉर्चुनिटी समान रूप से दी जाएगी। ठीक है, हालांकि उसके लिए नियम होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नियम नहीं होगा, सब व्यक्ति किसी पद के लिए अप्लाई करेगा, सो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नियम निर्धारित किया जाएगा वह सबके लिए जो है वह समान रहेगा, अवसर सबको पर्याप्त रूप से मिलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 जो है कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब जो समाज में छुआछूत आदि की व्यवस्था पहले विद्यमान थी वह आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसको संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिला करके यह एक पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है, और इस पर पूर्ण रूप से जो है पाबंदी लगाने का कार्य किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि किसी प्रकार की उपाधि जैसे राजाधिराज, महाराज, सम्राट, ये इन तरह की जो उपाधियां लगाया करते थे लोग पहले, उस पर मनाही हो गई है, वो आप नहीं लगा सकते हैं। और अभी आप लगा कौन सकते हैं? तो एजुकेशन और आर्मी, यानी कि जो फौज से रिलेटेड जो आपको उपाधि मिलती है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार है? यह भी एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, और इस अधिकार में 4 प्रकार के जो है आपको अनुच्छेद मिलते हैं। 4 प्रकार, यानी कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा कभी याद गौर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला जो है 5 है, फिर जो है 4 है, फिर जो है आपका 2 है, फिर जो है आपका देखिएगा कि 25 से 28,
25 से 28 यानी कि 4 है, फिर जो है 2 है और फिर जो है 1 है। यह 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं उसमें कितने अनुच्छेद हैं ये आपको माने ध्यान में रखने का जब आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें आसान होगी। खैर ये कुछ मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आप लोग को बताने का हमेशा प्रयास करता हूं कि कुछ थोड़ा आप ज़्यादा सीख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। इसमें भी जो है आपको कुछ सब क्लॉज हैं, कुछ क्या है सब क्लॉज हैं, जैसे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको ये अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, आपको कहीं बसने का अधिकार है, आप अपना संघ बनाने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है। इस प्रकार के 5-6 प्रकार के इसके अंतर्गत जो है वह सब क्लॉज वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि एक व्यक्ति पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसको दोष सिद्धि करने में वह अपना लीगल जो है एडवाइस और लीगल जो सुरक्षा प्रदान एक व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिस पर दोष लगाया जाता है वह भी व्यक्ति कानूनी रूप से उतना ही संरक्षण उसको मिलता है, उसके भी अधिकारों की उसी प्रकार रक्षा की जाती है, वह जो है अपने बचाव करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपको संरक्षण मिलेगा, यानी कि आप अपने जिंदा रहने के लिए जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जो है उससे गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 22 जो है, हाँ, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इसको करने के लिए आप ऐसा ना करें कि दूसरे का मूल अधिकार का ही हनन करने, दूसरे के लीगल राइट्स को ही आप हनन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यह ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जैसे यह नियम है कि रात्रि में जो है महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर महिलाएं अकेली हैं तो रात्रि में उसके घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती है, तो भी उसको जो है अस्पताल से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है और वह उसका डिलीवरी होने वाला है तो भी उस समय उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे अधिकार की तरफ। तीसरा जो अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध, यानी कि आप देखे होंगे कि 100 से हमने इसको जो है यहाँ पर आप देखे होंगे कि 100 मैंने सिर्फ लिखा था और उसको शोषण में पढ़ता था और उसी से मैं याद किया हूँ। खैर ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 23 की तरफ। 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध। अब मानव के दुर्व्यापार कहने का क्या मतलब है कि मानव का जो है वह व्यापार नहीं होगा एक वस्तु के जैसे, जैसे हम लोग फल सब्जी या कोई और भी अन्य जो सामान हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, वह उस प्रकार से हम इंसान का उपयोग नहीं करेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था कि इंसान की जो है खरीद फरोख्त की जाती थी। ठीक है। खासकर इस केस में जो है छोटे बच्चे, गरीब घर के बच्चे और बच्चियों का काफ़ी इस्तेमाल होता था। ठीक है। लेकिन अब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसको पूर्ण रूप से जो है मना कर दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहाँ देखिए बलात्सर्म का क्या मतलब होता है? बलात्सर्म का मतलब होता है जबरदस्ती कार्य जो है किसी से आप न कराएं, जबरदस्ती काम किसी से न लें, उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। इस तरह से जो है अनुच्छेद 23 उनको संरक्षित करता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? आप थोड़ा सा यहाँ जानें कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि जो यहाँ पर आप जान रखेंगे कि 14 वर्ष, कितना वर्ष? 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कल कारखानों में नियोजन करने से यह अनुच्छेद जो है मना करता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 की बात करते हैं, जो कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सबसे पहला अनुच्छेद जो है वह 25 है। 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अर्थात वह व्यक्ति
जो किसी भी धर्म को मानता है वह उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको प्रसार कर सकता है। कहीं इसमें किसी प्रकार की जो है मनाहट नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लिया हो, यह जरूरी नहीं है कि हम उसी धर्म को मानें। आप दूसरे धर्म को भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ, यह यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वह उसका धर्म जो है वह अपनी इच्छा से बदला गया हो, ना कि ज़बरदस्ती। ठीक है, हालांकि इस तरह की चीज़ें जो है अभी आए दिन हम लोग सुनते हैं कि धर्म परिवर्तन जो है फोर्सफुली करा करके एक धर्म से दूसरे धर्म में उनको परिवर्तित कराने का कार्य जो है किया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 26 जो है वह कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अब हम जिस धर्म को हम मानते हैं उसके कार्य हेतु हम जो मैनेजमेंट करना चाहें, जो उसका प्रचार करना चाहें, उसके लिए जो व्यवस्था करना चाहें, उसके लिए हम जो है क्या है वह स्वतंत्र हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 की तरफ बात करते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों और समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए, यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं वह क्या है भैया, धर्म ये जो कार्य हैं वह टैक्स फ्री है। इस पर भाई कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और इस कारण से जो है आप देखते होंगे कि इस प्रकार की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फलती फूलती भी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए, यहाँ पर यह आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी शिक्षा संस्थान जो है वहाँ पर धार्मिक जब उपासना होती है तो आपको उपस्थित होने या न होने के बारे में आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि आप अपनी इच्छा से वहाँ पर रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवा जो है मूल अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसकी बात करने ले तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, अल्पसंख्यक शब्द का जो है उपयोग अगर आपको कभी कोई पूछे कि कहाँ है तो सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 29 और 30 में ही। पूरे संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यही दो आर्टिकल हैं जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक जो हैं उनके संबंध में जो है विशेष प्रोविज़न किया गया है। उनके हित जो है वह बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है नियम उनको बनाए जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि आप देखते होंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की जाती है, उनको कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं, वो स्पेशल कुछ अपने कार्य अलग से भी करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद और 29 और 30 जो है इसके अंतर्गत आता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद कहा जाता है वह संविधान का, जिसको हट कहा जाता है, सोल कहा जाता है, उस अधिकार को हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 जो है वह सारे मौलिक अधिकारों का जो है वह एक प्रकार का कह लीजिए आप आत्मा है। यह अगर 5 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको नहीं प्राप्त होते हैं तो आप इस अनुच्छेद के इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही वो सारे मौलिक अधिकार, सारे अधिकार आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह इस प्रकार की जो है व्यवस्था करता है, और इस भाग द्वारा क्या है, प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है। यानी कि आपको अगर कोई उस अधिकार को छीनता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप कहाँ जा सकते हैं साहब, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जो है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाएंगे, जबकि हाई कोर्ट आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाएंगे। और इस मामले में आप जान लें कि हाई कोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उसके विस्तार जो है इसके बनिस्बत इसका विस्तार जो है कम हो जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वह उसका एरिया ज़्यादा होता है। और जहाँ तक बात है रीट की, तो रीट जो होता है वह 5 प्रकार के
रीट जारी करता है। कौन? 5 प्रकार के रीट जो है वह कौन जारी करता है? वह चाहे तो हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। इसको हम लोग एक शॉर्टकट के जरिए भी याद रख सकते हैं, HMPCQ। ये 5 प्रकार के जो है वह रीट्स होते हैं जिनके सहायता से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। H फॉर हैबियस कॉर्पस, M फॉर मैंडामस, और P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सर्टियोरी, Q फॉर क्यूबरेंटो। ठीक है, ये कुछ जो है इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे हमारे। और ये कुछ आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो आपका ह्यूमन राइट्स है, हंगर राइट्स है, राइट टू लाइफ है। हालांकि राइट टू लाइफ जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 21 में ही है। हंगर स्ट्राइक, ये कुछ तरह की चीज़ें जो है और जो है हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे बने रहें, आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे वीडियोस, अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।